सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। इस वक्त मैं कराची PIB कॉलोनी में MKM पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में मौजूद हूं। अजीब सी बात लग रही है मुझे कि कराची का मैंडेट रखने वाली सबसे बड़ी जमात आइंदा हफ्ते NA 258 के कौमी असम्बली के इलेक्शन का बाइकॉट कर चुकी है। MKM पाकिस्तान के एक अहम रहनुमा दुबई में जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मिले। समझ नहीं आ रही कि अब आगे मामलात कैसे बढ़ेंगे। इसके अलावा मुल्क में एक तब्दीली भी आने वाली है और MKM उस तब्दीली के हवाले से भी यकीनन मौक़िफ़ रखती है। हम बात करेंगे इन इशूज़ पर और MKM के मरकज़ी रहनुमा जो सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, थैंक यू। आप मसरूफ़ थे, आपने हमें वक्त दिया और हम भी आपके लिए यहाँ आए PIB कॉलोनी कराची में। NA 258 कराची का सबसे ज़्यादा मैंडेट आपके पास है और ये साबित भी हो चुका है। NA 245 NA 246 के हवाले से और सारी सीटें आपके पास हैं। ये क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा मैंडेट रखने वाली जमात अब इस इलेक्शन को आप बाइकॉट कर रही है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो शौकत साहब आपको, आपकी टीम को वेलकम करते हैं PIB। कैटेगोरिकली इस सवाल का जवाब मैं यूँ दूंगा कि देखिए जी, ये जो सीट है ना 258, इससे पहले PMLN के पास थी। अब्दुल हकीम बलोच साहब उन्होंने रिज़ाइन किया। ट्रेडिशनली इस सीट के ऊपर MKM एक आध बार ही फतह हासिल कर सकी है। ये सीट रिवायती तौर पर हमारी नहीं है। तो इस सीट में हमारे कोई 7-8 हज़ार वोट ज़रूर हैं, जो हमेशा जब दो जमातें खड़ी होती थी तो हम किसी एक के साथ इत्तेहाद में जाया करते थे। नेचुरली हमारा ये ख्याल था कि PMLN अगर यहाँ से कंटेस्ट करेगी तो हम PMLN को सपोर्ट करेंगे। लेकिन 15 दिन पहले जब हमने ये देखा कि जो मेन उनका कैंडिडेट था, जो विनिंग कैंडिडेट हो सकता था, वही पीपल्स पार्टी में जम हो गया, तो हमारी क्योंकि यहाँ पे कभी विनिंग पोजीशन रही नहीं, तो विड्रॉल हमारा इस लिहाज से मुतवक्को था कि हम यहाँ से इसका बाइकआउट करें। बाइकआउट की जो पस मंज़र में एक और बात है, गुज़िश्ता 15 दिन में यहाँ भी सिचुएशन बिल्कुल PS 127 मलीर वाली रही, क्योंकि PS भी इसी का हिस्सा है। तो वही सूरत हाल रही कि हमारे छोटी छोटी जो मीटिंग्स हम करना चाह रहे थे वो उस तरह से कामयाबी से नहीं हुई और हमें डिस्टर्ब किया जाता अगर रहा। सिंपल विड्रॉल करना थी, विड्रॉ करना था, किसी के हक में अपने उम्मीदवार को बिठाना था, तो बाइकआउट का स्लोगन रेज करने की बजाय MKM इस हकीकत का एतराफ़ कर लेती कि हमारा ज़्यादा वोट नहीं है तो हम अपना बंदा नहीं खड़ा कर सकते। देखें, दो बातें, 8 से 10 हज़ार वोट हमारा चेंजिंग वोट तो था, हमारा एक विनिंग पोजीशन वाला वोट था, लेकिन हमारा ये हक तो है कि हम वहाँ अपने वोटर से राब्ते के लिए, चाहे हम इंतखाबात हार जाते, हमें इतना तो स्पेस दिया जाता ना कि हम अपनी कैंपेन चलाते। लेकिन वही PS 127 वाला यहाँ पे भी हुआ। हमारे उम्मीदवार मीटिंग्स अरेंज करना चाहते थे तो कभी कॉर्नर मीटिंग की परमिशन नहीं मिल रही, कभी उनके बैनर लगाने की परमिशन नहीं मिल रही, तो वो कभी किसी घर में मीटिंग करते थे, रश अगर बाहर आ गया तो वो जनाब वहाँ पे पाबंदी आ रही है कि जनाब आप ये बाउंड्री वॉल के अंदर करें। कुछ नकाद आपकी पार्टी के ये भी कहते हैं कि MKM की पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है। टर्न ओवर जो इलेक्शन पिछले हुए बाय इलेक्शन, फॉर एग्जांपल NA 245 हो गया, उसके अलावा PS 107, PS 117 के 11%, 9% टर्नओवर मिला, तो इस वजह से आप लोग अब इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं ताकि पॉपुलैरिटी का जो लेवल है, जो एक परसेप्शन है, वो डिस्टर्ब ना हो। देखिए, दो बातें, जिन इलेक्शन की आपने मिसाल दी वो 22 अगस्त से पहले के इंतखाबात हैं और ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि बाई इलेक्शन के अंदर MKM ने 10-11% वोट लिए और हमें 22 अगस्त से पहले इसका अंदाज़ा हो गया था कि हमें अपनी तर्ज सियासत तब्दील करनी होगी और जो 1986 और 87 के हमारा तरीक़ा पॉलिटिक्स था वही हमें जाना होगा। सबसे बड़ी जो इसमें मैं आपके सामने ये भी एतराफ़ करता हूँ कि हमारे यहाँ जो एक वोटर से कॉन्टैक्ट, एक कॉन्फिडेंस था, वो भी शायद हम अपनी गलतियों की वजह से कहीं लूज़ कर रहे थे।
लेकिन 22 अगस्त के बाद मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, PS 127 उसमें हमारा वोट विनिंग कैंडिडेट का 21,000 और हमारा वोट 15,000 था। यानी 22 से पहले 107 की आपने मिसाल दी, 117, तो वहां हमें 11,000 वोट पड़ते हैं। और 22 के बाद एक ऐसी जमात जिसके ऊपर अभी परेशानी है, इस वक्त सियासी तौर पे तन्हाई है, इंतजामी सपोर्ट नहीं है, वो 15,000 वोट ले लेती है। तो इसका मतलब ये कि हमारी जो डायरेक्शन है, 15 दिन बाद ही हमें अंदाजा हो गया 15,000 वोट लेकर कि डायरेक्शन दुरुस्त है। तो उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़े। लेकिन NA 258 में मैंने आपको एक ये रीज़न बताई, और दूसरा एक और बड़ा रीज़न मैं आपसे शेयर करता हूँ। जहाँ इंतज़ामी हर्डल्स हैं वो अपनी जगह, देखिए इलेक्शन फंड से लड़ा जाता है। MKM की इस वक्त सिचुएशन, एक ऐसी सीट पर हम इतना रिसोर्सेज और इतना फाइनेंस डाल दें जहां हमारा एक विनिंग कैंडिडेट जिसके साथ अलायंस होना था वो भी नहीं है, और इंतजामी परेशानी भी है, तो बाइकआउट सबसे बेहतरीन ऑप्शन था। नहीं, मैं फिर कहूंगा, यानी सारी रीजनेबल चीजें हैं, तो आप कह देते कि हम विथड्रॉ करते हैं, बाइकआउट का मतलब और जा रहा है कहीं। देखें, बुनियादी तौर पे तो बाइकआउट का मतलब ही है कि अगर हमारे 8-10 हजार वोट भी हैं तो भाई हमें वहां, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, NA 258 के इलेक्शन के बाद मैं जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। मैं एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, मुझे वहां एक्सेस होना चाहिए। चलें, मुझे ब्रेक लेना है नाजरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इजहारुल हसन साहब कह रहे हैं कि 22 अगस्त भी एक फैक्टर है जो टर्न ओवर कम होता रहा, और अब वो कह रहे हैं कि ठीक हो रहा है। लेकिन 22 अगस्त के अलावा भी कराची के अंदर भी कुछ और जमातें वजूद में आई, वो फैक्टर्स भी हैं, क्या वो इतने क्रेडिबल फैक्टर्स हैं इनकी नज़र में? उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आज हमारे रूबरू हैं PIB कॉलोनी कराची से ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। हम बातचीत कर रहे हैं कराची में इंतखाबात, बाई इलेक्शन होने अगले हफ्ते, और फिर कराची की ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिनेरियो। ख्वाजा साहब, मैंने इंट्रो में भी कहा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से आप दुबई में मिले, कोई मुझे वैसे अभी तक क्लियर नहीं हुआ, आपकी बड़ी अच्छी कॉर्डियल मुलाकात हुई, ज़ाहिर है अच्छे रिलेशन है, बट जब हम पर्सपेक्टिव फ्यूचर का देखते हैं, मैं तो उस सिनेरियो में बात करना चाह रहा हूँ, कुछ तो आज बता दें हमें। बिल्कुल, मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई और उनकी ख्वाहिश पे मुलाकात हुई। कुछ हमारे हमदर्द और कुछ उनके करीबी लोगों ने, यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आप लोगों को बुलाया कि आए जरा बात करते हैं। जी, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि आए और बात करते हैं। मुझे और फारूक भाई को कहा, ठीक है। फारूक भाई मसरूफ थे तो मैं गया। उसी दिन फ्लाइट ली, 27 तारीख को मेरी उनसे मुलाकात हुई, ठीक है। 2 को मेरी वापसी हो गई। और 27 को जब मुलाकात हुई तो पूरा मुल्क का सियासी मंजरनामा और MKM के हवाले से बातचीत हुई, MKM पाकिस्तान के हवाले से। जी हाँ, उस वक्त क्या वो MKM पाकिस्तान के कायद बनना चाह रहे हैं? एज सच उनके कुछ दोस्तों ने शायद ऐसी कोई बात जरूर की थी, जिनकी वीडियो आपने भी देखी होगी। कसूरी साहब ने सोशल मीडिया पे ये ख्वाहिश का इज़हार किया, वो वहाँ मौजूद नहीं थे, ठीक है, लेकिन उनका फीडबैक मुझे बाद में वीडियो देख के अंदाजा हुआ कि वो शायद प्रपोजल उधर से गई। जी, तो वो शायद इस तरह भी था, और शायद कोई बड़ी पाकिस्तान लेवल पे भी उनकी एक सोच है कि उसमें बहुत सारी जमातें मिलकर कोई अलायंस करें, कोई या एक जमात बना दी जाए, मुमकिन है कोई शक्ल बने, एक जमात हो या अलायंस हो। ठीक है। तो मैंने दोनों ही बातों में उनको दस्तबदस्ता गुजारिश की कि क़यादत की तब्दीली बिल्कुल मुस्तरद कर दें। अब किसी MKM पाकिस्तान में क़यादत की तब्दीली नहीं हो सकती, ये आपका जवाब? बिल्कुल जवाब है कि ला ताल्लुकी का मतलब ये कतई नहीं है कि क़यादत में कहीं तब्दीली हो। जो बानी थे जो पाकिस्तान लेवल की वो बात कर रहे हैं, उसमें MKM पाकिस्तान उनका साथ देगी। देखिए, पाकिस्तान लेवल पे उसमें हमने उनसे ये भी गुजारिश की कि पॉलिटिक्स डेफिनेटली लोगों की पॉलिटिक्स है, उसमें लोगों की मर्जी है। आपके पास अगर मैंडेट होता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, लोग आपके साथ जाते हैं, इलेक्शन में विनिंग पोजीशन होती है, तो MKM क्यों आपसे पीछे रहेगी? एक तो उनकी पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, एक MKM पाकिस्तान, और उनकी नजर में कौन सी जमातें हैं? ये तो वही बता सकते हैं। आपके साथ कुछ शेयर तो किया ना उन्होंने, स्ट्रक्चर जो आप बता रहे हैं। पिछले दोस्त हैं ना, बहुत सारे दोस्त, जब वो हुकूमतों में रहे तो बहुत सारे इत्तेहाद के साथ रहे। कायदे आज़म क्यों? उन्होंने मुझे नाम, मुस्लिम लीग क्यों? नहीं, उन्होंने मुझे नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने जो उनका तनाजुर समझा वो यही था। तनाजुर शायद यही है। जी हाँ।
तो हमने उसमें पीटीआई भी आती है? मैं इस बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि इमरान खान भी माजी में आपको मालूम है उनके साथ रहे, उनके रेफरेंडम में तकरीरें करते रहे। जिस वक्त मेरी मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब का धरना उरूजों पे था। ठीक है। तो इमरान खान साहब पे जब बात हुई तो धरने के हवाले से जरूर हुई। ठीक है। क्योंकि 2 तारीख अल्टीमेटम था, आपको याद होगा, लॉकडाउन 27 को वहाँ था। हाँ। तो तीसरी बात, जो दूसरी बात, जनरल परवेज मुशर्रफ क्या कहते थे इमरान खान के धरने, उनकी तहरीक के बारे में? मेरे ख्याल है वो काफ़ी हद तक मुत्तफिक नहीं थे तरीक़ेकार से। इमरान खान के तरीक़ेकार से जनरल परवेज मुशर्रफ मुत्तफिक नहीं थे। ठीक है, जो उनके ख्यालात मुझे पता चले। अब आप विलिंग हैं, एमकेएम पाकिस्तान विलिंग है जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ मिलकर काम करने पे? नहीं जनाब, मैं दोबारा गुजारिश करूँ, नहीं, उस अलायंस के अम्ब्रेला में। देखिए, अलायंस तो इलेक्शन में होगा ना। ठीक है। अब ये तो देखना है कि हमने आपको बता दिया, हमने तो पीटीआई के साथ वेस्ट में अलायंस किया कराची में, लोकल गवर्नमेंट में, जो हमारी हरीफ है, राइवल है। जी हाँ, जी हाँ। तो अलायंसेस तो इलेक्शन की सूरत हाल में पता चलेगा। एक और भी पर्सपेक्टिव, जैसे आपने कहा आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ और यकीनन रहे हैं, इसी तरह से मुस्तफ़ा कमाल साहब के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात उनसे रहे हैं। वो नादिम थे, आपके भी साथी थे उस वक्त, उनकी भी कोई बातचीत हुई, गुंजाइश है वो भी इस अलायंस में आ जाए, पाक सरजमीन पार्टी? मेरा ख्याल है उनके कुछ करीबी लोग शायद वहाँ भी राब्ते में हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वहाँ से क्या उनको जवाब मिला। जो हमने जवाब दिया वो तो बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा क्लियर दिया। मुझे नहीं पता कि पाक सरजमीन से उनके पास क्या जवाब दिया। नहीं, जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये प्रपोजिशन तो रखी होगी ना, जो साथी माजी में अगर कायद-ए-आज़म लीग है, मुस्लिम लीग काफ है, चौधरी शुजात हुसैन, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी उनके अच्छे मरासम है। अब उनके राब्तों में कितनी बेहतरी आई ये मुझे नहीं पता। नहीं, जो पर्सपेक्टिव उन्होंने आपके सामने रखा जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने, उसमें पाक सरजमीन पार्टी का जिक्र था। जी बिल्कुल, तस्करा था। और आपने क्या जवाब दिया? मैंने उसको भी उनसे दस्तबदस्ता कहा कि मुस्तरद करें। अच्छा। क्योंकि वो एक अलहदा सियासी एंटिटी है। ठीक है। हम एक मजबूत मुत्तहिद सियासी जमात हैं। ठीक है। तरीक़े पॉलिटिक्स दोनों का अलहदा हो चुका है। ठीक है। पीएसपी का बिल्कुल अलग है। ठीक है। उनका मैनिफेस्टो, उनका स्लोगन अब बिल्कुल अलग है। ज़ाहिर है वो हमारा मैंडेट जो है, हमारा मुहाजिर मैंडेट, ख़ास तौर पे उर्दू स्पीकिंग है, उनके पास अब ये आवाज़ भी नहीं है। तो ज़ाहिर है हम एक अलग अलग सियासी तौर पर वर्किंग रिलेशनशिप, तो कराची में आप देखें ना, मैंने पीटीआई की मिसाल दी। जी हाँ, मैं आपसे आज जमात इस्लामी को भी कह रहा हूँ, हो सकता है कि अनकरीब हम जमात इस्लामी से मुलाकात करें और कराची में ये प्लान कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कराची में मेयर के इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के लिए हम जमात इस्लामी की भी सपोर्ट लें, PMLN की भी सपोर्ट लें। तो वर्किंग रिलेशनशिप तो इशू टू इशू किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन सियासी इल्हाक किसी के साथ मुमकिन नहीं है। आपने कभी किया नहीं है। आपने 22 अगस्त की बात की, कुछ गलतियों की बात भी की, अब आप कोई मैकेनिज्म तब्दील कर रहे हैं क़यादत का। जाहिर है एक खला जिसकी आप बात कर रहे हैं ला ताल्लुकी आई है, अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे, पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएंगे? पार्टी के अंदर 2 ही बुनियादी बातें हैं। एक जाहिर है पार्टी के जो बानी जिन्होंने पार्टी बनाई वो, और पार्टी के वर्कर्स। बाकी पार्टी के जो हमदर्द हैं, सपोर्टर हैं, वो तो वोट देते हैं, ज़ाहिर है पार्टी से एक वाबस्तगी, वो तीसरा फैक्टर है। तो लाताल्लुकी के बाद हमारा ये फ़र्ज़ बनता है और हमारे दरमियान भी ये सोच है कि पार्टी 2 ही बुनियादी सुतून थे, अगर एक से लाताल्लुकी तो दूसरे जो वर्कर्स हैं, ये पार्टी ट्रांसफॉर्म करके वर्कर्स के हैंड ओवर की जाए। ठीक है। उसमें हम तमाम लोग ये तासुर ना हो कि अब फारूक भाई ही इस पार्टी को ज़िंदगी भर चलाएंगे। ठीक है। तो इस पे हमारा काम शुरू हो गया है, पार्टी के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। और ये भी मैं आपको बताऊं, एक ऐसा मैकेनिज्म हम वज़ा करने जा रहे हैं कि शायद 2 साल बाद आपको राब्ता कमेटी में या मेरी जगह कोई और साथी मिले और मैं आपको कहीं किसी और शोबे में मिलूं। ये यानी टेन्योर बेस्ड आप कह रहे हैं? टेन्योर भी बेस्ड कर रहे हैं। इवन फारूक भाई का भी इंशाल्लाह ताला इसमें ये हमें एंडोर्समेंट है फारूक भाई से कि तमाम पोस्ट बशमूल कन्वीनियर, ठीक है, वो पोस्ट टेन्योर बेस्ड हो। ये पार्टी जो जाती तौर पे एक समझते हैं ना प्रॉपर्टी, वो ना हो। ठीक है, वर्कर्स के दरमियान हो, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो वर्कर्स जैसे कन्वीनर हैं, डिप्टी कन्वीनर हैं, ये
कितने साल का ओहदा होगा किसी एक शख्स के? देखिए, हतमी तौर पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, रफ आइडिया, लेकिन ये बन रहा है, खाका बन रहा है, खाका भी बन रहा है, सोच रहे हैं, राब्ता कमेटी के साथ ही सोच रहे हैं, कुछ बाहर से हमारे जो थिंक टैंक्स हैं वो उसमें मशवरे दे रहे हैं, आप जैसे दोस्तों से भी मशवरा ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अभी मुत्तफिका जनरली शायद हम 2 से 3 साल के टेन्योर पे मुत्तफिक हुए हैं। यानी मैं ये कह दूं अपने नादरीन को कि अब एमक्यूएम की क़यादत, उनके नुमाइंदे एक ख़ास मुद्दत के लिए होंगे, ये सोचा जा रहा है। अगर कन्वीनर है, ओहदा कन्वीनर का रहेगा या नाम चेंज किया जाएगा? मुमकिन है कि उसमें नाम चेंज भी हो सकता है, कन्वीनियर की जगह कोई और भी नाम हो सकता है। पोस्ट से तो ज़ाहिर हायरार्की तो वही है। जी हाँ, हायरार्की के नाम बदलने से फर्क तो नहीं पड़ेगा, हायरार्की वही। और इसका कोई आप इलेक्टोरेट बनाएंगे, इलेक्शन के जरिए वर्कर्स का इलेक्शन होगा, पार्टी का कैसे नॉमिनेट? ये जो एक हमारे अंदर जिसको आप कहते हैं ना कि नया खून बनना हमारे अंदर बंद हो गया, और क्योंकि हमें वो ज़ाहिर है अब हमें अपने आप को डोनेट भी करना है, तो वो ब्लड निकलना है तो नया बनना है, तो वो सिलसिला एक ज़रा साकत हो गया था। जो पार्टी की आइडियोलॉजी थी कि पार्टी को मेरिट पे वर्कर्स के साथ चलाना है, तो वो रिफॉर्म दोबारा ला रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज किया कि वर्कर्स और बानी दो ही थे, तो बानी से लाताल्लुकी के बाद अब वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये वर्कर्स की जमात बनाने जा रहे हैं। तो इसमें फारूक भाई हो, कोई भी साथी हो, मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ, वो इस पार्टी के लाइफ टाइम कभी भी किसी मनसब पे नहीं रहेंगे, और 2 से 3 साल बाद एक नया रिफॉर्म आएगा, इलेक्टोरेट आएगा, और नीचे से ऊपर तक साथी आएंगे, और क़यादत हर 2 साल बाद 3 साल बाद पार्टी के वर्कर्स के हाथ में। कब तक फाइनल हो रहा है प्लान? ऐसा लगता है जनाब कि शायद इसमें हमें 2 से 3 महीने लगेंगे, क्योंकि अगले इलेक्शन की कैंपेन शुरू करने से पहले हमारे वर्कर्स के अंदर सबसे बड़ी यकीन दहानी यही होगी कि ये कुछ लोगों की जमात नहीं है, ये सबकी जमात है, ग्रॉस रूट पे रिप्रेजेंट हो रही है। बिल्कुल रिप्रेजेंट। और इसमें राब्ता कमेटी भी इलेक्टेड होगी, पूरा स्ट्रक्चर यूसी लेवल से लेकर कन्वीनियर तक, वो इंशाअल्लाह ताला टेन्योर बेस्ड भी होगा, उसकी एक चेकलिस्ट भी होगी, मेरिट भी होगा, और तमाम पार्टी के वर्कर्स ये फील उनको हो जाएगा ये पार्टी 2, 4, 5, 10 लोगों की नहीं, बल्कि ये पूरी ट्रांजिशन नीचे तक मुंतकिल हो जाएगी इख्तियारात। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? देखिए, एमक्यूएम का जो महवर है, जो एमक्यूएम का जो न्यूक्लियस हमेशा से रहा है, आपको पता है कि वो क़यादत रही है। क़यादत से लाताल्लुकी के बाद क़यादत को ना ही हम रिप्लेस कर सकते हैं, ना ही क़यादत की जगह कोई क़यादत ले सकता है। ये एमक्यूएम की 36 साल की आइडियोलॉजी है। लेकिन ये ज़रूर है कि 1984 से ये बात एमक्यूएम में मौजूद है कि ये पार्टी वडेरों, जागीरदारों या मौरूसी तर्ज पे नहीं है। यानी आप देख लें कि पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा आपको शख्स नज़र नहीं आएगा जो शायद मौरूसियत के सिलसिले से हो। तो पार्टी के वर्कर्स को ये बात पता है कि ये पार्टी अल्टीमेटली उन्हीं की है, लेकिन अब उस पार्टी को वर्कर्स के दरमियान कैसे लेके जाना है, वो मैकेनिज़्म मैं आपको फिर बता दूं। बहुत अरसे से काम हो रहा था, रुक गया था, हमारी कोताहियों से रुक गया था, वो अब दोबारा शुरू करना, और इंशाल्लाह अगर ये चेंज आया, वर्कर्स में कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत सारे लोग एमक्यूएम ज्वाइन करेंगे, और बहुत सारे लोग जो एमक्यूएम में शायद बहुत अरसे से हैं वो भी एक अपने आप को एनर्जाइज महसूस करेंगे ताकि वो रिफॉर्म से फ़ायदा उठा सके। एक पैरेलल प्रोसेस भी चल रहा है, पैरेलल ट्रैक भी चल रहा है, विद इन कराची चल रहा है। आपके पुराने साथियों में मसलन अभी 2-3 दिन पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे थे कि अब हम किसी को कराची के अवाम के हकूक़ पामाल नहीं करने देंगे, हम गैर जमहूरी लोग नहीं हैं, लेकिन अब हम स्टेप्स लेंगे। ये आप भी कुछ ख़तरा महसूस कर रहे हैं? आप पार्लियामेंट में हैं, आप जमहूरियत के हामी हैं, आप जमहूरियत के साथ हैं। ज़ाहिर है पार्लियामेंट में जब आदमी है तो गैर जमहूरी रवैये या गैर जमहूरी तरीक़ाकार की तो मुखालफत करता है वो। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर सच्चाई से काम लिया जाए तो अगर हम अपनी ही इस्लाह कर लें तो शायद कराची के ऊपर ज़्यादती करने वाले को 100 बार सोचना पड़ेगा। गलती शायद ये थी कि हमने अपनी इस्लाह में या तो ताख़ीर से काम लिया या उस पर हमने नज़र डाली ही नहीं। मुझे नहीं पता कि पीएसपी का नुक्ता निगाह क्या है, लेकिन मैं ये बड़ा क्लियर मैसेज अपने लिए दे सकता हूँ कि गलतियों के ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, हम सब हैं, अंदर से हैं।
सब है और अब उनका एहसास भी हो रहा है। जाहिर है ये एहसास होना है तो पार्टी ने आगे जिंदा रहना है। अगर ये एहसास नहीं होगा और माजी की गलतियों को मैं आपके कंधे पे डाल दूं, आप किसी और के कंधे पे डाल दें, तो फिर इस तरह तो पार्टियां नहीं चलती हैं। पार्टियां तो तभी चलती हैं जब अपने अंदर से रिफॉर्म्स आए। मुझे ब्रेक लेना है नादरीन, ब्रेक लेते हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली के, और बड़ी बात कर दी उन्होंने कि अब MQM के ओहदे टेन्योर यानी एक मखसूस मुद्दत के लिए होंगे और वो भी मुंतखब किए जाएंगे उनके अपने वर्कर्स के ज़रिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक कैसा रहा है। कुछ और भी इत्तलात आई दुबई के हवाले से ही, ज़रा उन पर रोशनी डालेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आज हमारे रूबरू हैं अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। हम बातचीत कर रहे हैं उनके साथ मुल्की मामलात पर भी और कराची स्पेशली कराची की सियासी सूरत हाल पर। ख्वाजा साहब, आपने जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ होने वाली मुलाकातों के बारे में बता दिया। दरमियान में कुछ ऐसी भी खबरें आ रही थीं कि पीपल्स पार्टी से आपका दोबारा हैंड शेक होने वाला है, नॉट इन टर्म्स के दुआ सलाम बल्कि वापस हुकूमत में आ रहे हैं। देखिए, ये हमेशा खबरें माजी में भी इसी तरह की खबरें आई हैं और माजी में आप रहे भी हैं और माजी में, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल में ये तीसरी बार आई है। जी हाँ, और हम लगातार अपोजिशन में हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वर्किंग रिलेशनशिप हम चाहते हैं, वो ठीक है, लेकिन हुकूमत में जाने का किसी भी सूरत पार्टी के वर्कर से लेकर हमारी पूरी शुबजात तक 1% भी कोई हमारा इसमें रुझान नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी के कुछ लोग इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो गलत फहमी का शिकार हैं। मैं वाज़े तौर पर आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, MQM हुकूमत करना चाहती है, अब हुकूमत में जाना नहीं चाहती। मेयर आपके मुंतखब हो गए, मेजॉरिटी आपने यहाँ ले ली, MNAs आपके, सूबाई असम्बली के रुकन आपके, मेयर आपके बन गए। अगर आप उनके साथ आगे बढ़ते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, ज़ाहिर फंड मिलेंगे, काम होगा। अगर आप जो बात फरमा रहे हैं यकीनन आपकी एक सोच है, उसको तो मैं अपोज नहीं कर सकता, फिर ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? अगर मेयर के मेयर के अख्तियारात नहीं मिले, मसला तो बनेगा, फिर फंड नहीं मिले, मसला तो बनेगा। आपकी गुफ्तगू में आपने खुद ही इशारा कर दिया कि भाई इख्तियार तो सारे उधर हैं, बिल्कुल मिलकर नहीं चलोगे तो सब जानते हैं, सभी जानते हैं, और पाकिस्तान इस बात पे एग्जैक्टली अब उंगलियां उठा रहा है पीपल्स पार्टी पर। तो हम आपको ये बताएं, मेयर जो है वो लोकल गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। हम अपोजिशन हैं, वो लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपस में कोई मुआहदा करें, कोई MOU करें और काम करें। इसके लिए MQM को वजारतें लेने की क्या ज़रूरत है? हमें झंडे वाली गाड़ियां लेने की क्या ज़रूरत है? अगर उन्हें शहर से मोहब्बत है, उन्हें सूबे से मोहब्बत है, वो काम करना चाहते हैं। बिलावल साहब फरमाते हैं कि जनाब मैं कराची मेरा शहर है, बिलावल साहब फरमाते हैं मेरा मेयर अंदर है। तो ये बयानबाजी अमली तौर पर अगर वो दिखाएंगे, मेयर को बाइख्तियार करेंगे, चेयरमैन को बाइख्तियार करेंगे, तो खुद पीपल्स पार्टी के ऊपर उठने वाले सवालात जो है वो उनका जवाब मिलेगा। वरना आप जिस तरह फरमा रहे हैं, ये आपने कोई छोटी बात नहीं की, आपने तो बड़ी बात कर दी कि भाई उनके साथ मिलोगे तो काम होगा। नजर आ रहा है, हम तो वही बात कर रहे हैं। मसलन कराची में कूड़ा करकट की बात होती है, बहुत गंद है। इसी PIB कॉलोनी में आते हुए मैं रास्ते में देख रहा था, अजीब सा लग रहा था कि हम उस जमात के दफ्तर में जा रहे हैं जो कराची की हुक्मरान है, और 3 टियर्स जो गवर्नमेंट के हैं पाकिस्तान में, तीनों टियर्स में उनकी मेजॉरिटी है। रास्ता इस तरह का है कि आते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा था। एक और भी एंगल है, आपके शहर में अब चाइनीज कंपनी आके कूड़ा करकट उठाएगी। पहले हम लाहौर की बात करते थे कि टर्क कंपनी वहां से कूड़ा करकट उठा ली। हम पाकिस्तानी अपना गंद भी साफ नहीं कर सकते, ऊपर इतना कर्जा बताया जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर $70 अरब से ज्यादा बैरूनी कर्जा है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये वाहिद फंक्शन था जो लोकल गवर्नमेंट का एक बुनियादी फंक्शन था, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ले लिया और वजीर आला साहब उसके सरबराह बन गए। आपका ये सवाल इतना वैलिड है, और ये हमने असेंबली में इस पूरे बिल की मुखालफत की, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि क्या कचरा उठाने के लिए भी चाइनीज़ आएंगे? क्या हमारे अस्पताल जापानीज़ बनाएंगे? हमारे स्कूल अमेरिकन बनाएंगे? हमारी सड़कें टर्की और यूरोप बनाएगा? मतलब फिर हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? यही मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सिंध का बजट 850 अरब रुपए का है शौकत साहब, इससे ज्यादा का
कराची 100 अरब रुपए तो डायरेक्ट सिंध गवर्नमेंट को देता है। तो ये उस पैसे से क्या कर्जे चुकाते रहेंगे, सूद देते रहेंगे, बीओटी के ऊपर डीलिंग करते रहेंगे? ये पैसा आवाम का पैसा है। तो बुनियादी तौर पर ये जो आपका एक है, इस स्ट्रक्चर में इस हद तक हम तरमीम जरूर चाहते हैं कि आप जो सेग्रीगेशन है कचरे की, जो उससे एनर्जी बनाना है, जो बायोगैस है, वो टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो वहां तक तो आप लैंडफिल साइट तक आप चाइनीज को दें, जापानीज को दें, अमेरिकन को दें, नो इशू। लेकिन उठाने का मैकेनिज्म, ये हजारों नुमाइंदे इलेक्ट होकर आए, ये करेंगे क्या? तो आज चेयरमैन लाड़काना और मेयर कराची दोनों के पास एक फंक्शन भी ऐसा नहीं है जो वो खुद से करें। लेकिन हम कोशिश पूरी ये कर रहे हैं कि किसी तरह लेजिस्लेशन रिवर्स हो और इख्तियारात इनको मिलें। इससे चीफ मिनिस्टर सिंध का नाम बनेगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम बनेगा, और जाहिर है एक सियासी तौर पर उन्हें भी एक जिला मिलेगी। लेकिन जिस तरह 8 साल में सूबे का हाल हुआ है, तो जिस तरह आप PIB बता रहे हैं, आप अगर लाड़काना चले जाएं तो यहाँ कचरे के ढेर नजर आए, वहाँ आपको लाड़काना में कचरे के पहाड़ नजर आएंगे। आप अपोजिशन लीडर हैं, आपकी पार्टी अपोजिशन में है। जमहूरियतों में, ऐवानों में बैठने वाली अपोजिशन तो एजिटेट करती है, इसी काम के लिए ही अपोजिशन का किरदार इक्वली वैलिड होता है जमहूरियत में। फिर इट मीन्स के अपोजिशन भी अपना किरदार अदा नहीं कर रही। देखिए, भरपूर किरदार अदा किया है असेंबलियों में। आप ही लोग चलाते रहे कि आज ऐवान मछली बाजार बन गया, आज ऐवान अखाड़ा बन गया। तो वो अखाड़े, मछली बाजार, शोर शराबा, गोल गपाड़ा, वो हम ही ने किया है, हुकूमत ने अपने खिलाफ तो नहीं किया। सिंध असेंबली में जितना ज्यादा अपोजिशन ने किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की बाकी 3 असेंबलीज के शायद अपोजिशन लीडर भी, अगर आप मैं आपसे पूछूं कि तीनों असेंबलीज के और कश्मीर के बता दें, तो शायद आप ना बता पाएं। तो हम अपना किरदार बहुत अच्छा अदा कर रहे हैं। फिर भी ये काम हो रहा है सर, हुकूमत माशाल्लाह कचरे के लिए बाहर की टीमें आ रही हैं, बाहर वालों को ठेके दिए जा रहे हैं। मेरे लिए ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर। ये लाहौर एक कौम जिस पर इतना बैरूनी और अंदरूनी कर्जा हो, वो अपने कचरे के लिए बाहर वालों को बुला रहे हैं, और कराची शहर में हम बैठ के ये बात कर रहे हैं। और मैं एक बात शौकत भाई आपको और कह दूं, इस कचरे को उठाने का जो मैकेनिज्म इन्होंने बनाया है, मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होगा। और खुदा ना खास्ता इसकी आड़ में कोई करप्शन है और कोई नया टैक्स लगाने की बात हुई, तो आप फिर समझ जाइएगा कि वो चाइना की कंपनी नहीं, वो भी घर की कंपनी है, और शायद चाइना से और उतर कर आ रही है। कराची में हम बैठे हैं, ज़ाहिर है आप दुबई से भी होके आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आप बात कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब वाकई आ रहे हैं पाकिस्तान? MKM का क्या फीडबैक है? आपके तो अच्छे ताल्लुक उनसे भी रहे हैं, अभी आप कोई तस्लीम करे ना करे। देखिए, बिलावल साहब से बहरहाल पाकिस्तान में क्योंकि वो हैं, तो उनसे कुछ मुलाकातें हुई हैं। लेकिन जरदारी साहब का जितना बयान आपने TV पे सुना है, उतना ही हमने भी सुना है, और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। लेकिन जरदारी साहब की बराह रास्त इस ख्वाहिश का हमें इल्म नहीं कि वो कब तक पूरी होगी। कभी इधर पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह की बात भी नहीं हुई? हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना शौकत भाई, वो उनके को चेयरमैन हैं, आएँ बिस्मिल्लाह, नहीं आते हैं तो वो वहाँ हैं। हमने तो अपनी इंतज़ामी उमूर के हवाले से ही पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू रही। कराची में बड़ा मसला था अमन व अमान का, रेंजर्स ऑपरेशन शुरू हुआ। शुरू में आपके कंसर्न भी आए, उससे पहले आपने खुद इनवाइट किया था कि फौजी ऑपरेशन किया जाए। अब जनरल राहिल शरीफ साहब रिटायर हो रहे हैं, जो उन्होंने वादा किया कौम से पूरा कर दिया। MKM क्या समझती है कराची में अब उनकी रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? देखिए, वो एक भरपूर कामयाब तरीके से उन्होंने अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के दौर की एज ए इदारे के सरबराह के सिपहसालार की भरपूर तर्जुमानी की। हम तवक्को रखते हैं कि आइंदा भी इसी तरीके से हमारा जो इदारा है वो गैर सियासी होकर, न्यूट्रल होकर, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की खामियों को भी निशानदेही करता रहे और अपना किरदार भी अदा करे। ऐसा नहीं हो सकता कि अस्करी क़यादत जमहूरियत के समराज से लाताल्लुक़ रहे। तो मेरा ख्याल है कि जो जनरल राहिल साहब हैं, इनके दौर में ये बात बड़ी क्लियर हुई कि फ़ौज ने अपना अलहदा किरदार अदा किया, लेकिन जमहूरियत के जो सम्राट थे उसमें जो फ्लॉज थे, जो खामियां थी, उस पर भी कहीं ना कहीं निशानदेही बिल वास्ता और बिला वास्ता होती रही। तो बहुत अच्छा किरदार था। हम तवक्को करते हैं कि आइंदा भी
इसी तरह का किरदार रहे ताकि डेमोक्रेसी मजबूत हो। यानी जो उनके अंडर रेंजर्स ऑपरेशन हुआ वो बहुत अच्छा था कराची में। एक चीज जो और मैं पूछना चाह रहा था, मुझे इशारा किया जा रहा है वक्त खत्म हो रहा है, बट मैं जरूर पूछना चाह रहा था, जनरल राहील शरीफ के दौर में एक और काम भी हुआ कि करप्शन को भी टेरर फाइनेंसिंग में पैसे की निशानदेही जी हुई। जी, मैं आपको बिल्कुल यही कह रहा हूं। आप इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त है, टेरर फाइनेंसिंग ही पाकिस्तान के अंदर अमन अमान का सबसे बड़ा मसला है। और कराची ऑपरेशन, यकीनन हमने कराची ऑपरेशन के लिए तो हमेशा कहा कि सबसे बड़े बेनिफिशरी हम होंगे, लेकिन ये बात ज़रूर है शौकत भाई, अगर कहीं ख़राबी है, कोई शिकायत है तो उसका अजाला करने का दरवाज़ा खुला हो। कराची ऑपरेशन में हमने शिकायत उठाई है, आवाज़ बुलंद की है। आज भी हम अपने लापता या मावरा अदालत कत्ल जो साथी हैं उनके उस हक से दस्तबरदार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि उन साथियों का पता लगे, वो साथी अपने घरों को जाएं, और जो मावरा अदालत कत्ल हुए हैं उनके कातिल गिरफ्तार हों। और जो तशद्दुद वाली, जो एक अमन-ओ-अमान तशद्दुद के ज़रिए कायम नहीं हो सकता। अमन-ओ-अमान के लिए तामीर तरक्की के साथ साथ आपको एक इंडेनमेंट सेंटर भी बनाना होगा। आपको मुजरिम को बाइज्जत तरीके से आम शहरी तक लाना होगा। आखिर में ये ज़रूर कहूँगा, सियासी कारकुन कैदी नहीं होते। हमारे हज़ारों साथी जेल में बेगुनाह सियासी कारकुन होने की पादाश में, या एक परसेप्शन की पादाश में प्रोड्यूस होना शुरू हो गए ना। अब तो कुछ जेल में आइडेंटिफाई हो गए। मालूम यही हुआ हमें, फारूक सत्तार भाई खुद कह रहे थे कि अब कुछ लोग आ रहे हैं, और हमारी दुआ है कि सब तमाम साथी बहुत शुक्रिया तरीके से अपने घर। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। नाजरीन, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली और MKM के मरकजी रहनुमा आज हमारे रूबरू थे। उन्होंने जो कुछ कहा आपने खुद सुना, एक्सप्लिसिट उनकी बातें थीं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।